गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है अभी हमने अपना लेसन नंबर 10 कंप्लीट किया है और लेसन नंबर 10 का नाम हमारा क्या था? हमारे लेसन नंबर 10 का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। वैसे तो आपको जब पाठ कराया गया था उसके साथ साथ ही क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए थे, लेकिन आज हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे जो इसके क्वेश्चन आंसर है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? आपको समझाया गया था कि जोतदार कौन थे? जो गाँव में ही रहते थे और काफ़ी अमीर लोग होते थे, उनके पास ज़मीन होती थी, व्यापार करते थे और समय पड़ने पर वो जो गांव वाले थे उनकी सहायता करते थे। जबकि ज़मींदार कौन थे? ज़मींदार जो थे वो उनसे टैक्स लेने आते थे, उनके पास बहुत सारे गांव होते थे, वो गांव में नहीं रहते थे, इसलिए ज़रूरत पड़ने पे किसान के काम जो आते थे वो होते थे जोतदार। तो जो किसान के काम आएगा वही उसी की बात किसान ज़्यादा मानेंगे, तो इसीलिए वो ताकतवर हस्ती बन गए थे। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र में अनेक जमींदार जहां संकट से गुजर रहे थे, वहीं धनी किसानों का गांव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत करता जा रहा था। इस उभरते नए वर्ग को जोतदार कहा जाता था। इसके विषय में विशद विवरण हमें फ्रांसीसी बुकानन के सर्वेक्षण से मिलता है। देखो, फ्रांसीसी यात्री जो था बुकानन उस टाइम पे आया था और उसने विवरण लिखा है और उसमें हमें जोतदारों के बारे में पता चलता है। इन लोगों ने पैसे के दम पर बड़ी बड़ी जमींदारियां खरीद ली थी। ठीक है, आपको बताया कि बहुत ही अमीर लोग थे गांव के और व्यापारी वगैरह होते थे, काफ़ी पैसा होता था, इसीलिए इन्होंने बहुत सारी जमींदारियां भी खरीद ली थी। ये जोतदार ग्रामीण बंगाल में एक ताकतवर हस्ती बनकर उभरे और उसके पीछे निम्न कारण थे। पहला कारण क्या था? 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक आते आते इन्होंने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले हुए थे, हासिल कर लिए थे। तो पहला कारण तो ये था कि इनके पास बहुत सारी जमीन थी। इन जोतदारों का वर्चस्व इतना बढ़ चुका था कि स्थानीय व्यापारी तथा साहूकारों पर भी इनका नियंत्रण था। इसलिए इस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर अपनी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि जो स्थानीय व्यापारी थे छोटे मोटे, उन सब के ऊपर, और जो काश्तकार थे सबके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस था, उनके ऊपर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। इनके विशाल भूखंडों पर बटाईदार काम करते थे। ये लोग खुद अपना हल चलाते थे, खेत में मेहनत करते तथा फसल के बाद उपज का आधा भाग जोतदार को दे देते थे। जो इनके ज़मीन थी उस पर कौन काम करते थे? बटाईदार। बटाईदार का मतलब क्या होता है? जो दूसरे की ज़मीन पे काम करता है और जितना भी फसल होती है उसको बांट लेता है। आधा जो है जिसकी ज़मीन है उसे देता है और आधा उसका पैसा अपने पास रखता है। इससे वह और ताकतवर बनता गया क्योंकि उसे बिना किसी खर्चे व मेहनत के आधी उपज मिल जाती थी। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो थे जोतदार और भी अमीर हो गए, क्योंकि काम धाम तो इन्हें कुछ करना नहीं था, सिर्फ इनके पास ज़मीन थी, ज़मीन उन्होंने बटाईदारों को दी और बटाईदारी काम कर रहे हैं और बिना किसी खर्चे के बटाईदार जो है आधा जो है आधी फसल इनको दे रहे हैं। जमींदारों की अपेक्षा ये लोग गाँव में रहते थे। वह ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे, इसीलिए गांवों में वह जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बन गए थे। ये लोग स्थानीय किसानों को अपने पक्ष में रखते थे। वहाँ के जमींदार के सामने ये लोग अनेक समस्याएं उत्पन्न करते थे। आपको बताया था ना, जब टैक्स लेने के लिए जमींदार आते थे तो ये लोगों को टैक्स देने के लिए मना कर देते थे। और लोग इनकी बात क्यों मानते थे? क्योंकि ये गांव में रहते थे और समय पड़ने पे उनकी सहायता करते थे, चाहे वो उनको उधार ही दे, लेकिन ये है किसानों को पैसा तो मिल जाता था। अच्छा, उन्हें अलग अलग स्थानों पे हवलदार, गांटीदार और मंडल भी कहा जाता था।
ठीक है, ये तीनों नाम हवलदार, गांठीदार और मंडल किसके हैं? जोतदार के ही हैं। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशाल भूमि के स्वामित्व, व्यापारियों व साहूकारों पर प्रभाव, बिना खर्च आधा उत्पादन मिलना तथा स्थानीय लोगों से उनका सीधा जुड़ाव उनके ताकतवर हस्ती बनने का मुख्य कारण था। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपने अच्छी तरह करना है ये कि जोतदार एक ताकतवर हस्ती कैसे बन गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखते थे? आपको बताया था कि बहुत से जमींदार थे, उनकी जमींदारियाँ नीलाम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो टैक्स ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था वो दे नहीं पाते थे, जो उन्होंने फिक्स किया था वो दे नहीं पाते थे। इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो टैक्स था वो जमींदार लोगों ने किसानों से लेना होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा करना होता था। लेकिन जो जमींदार लोग थे वो टैक्स जमा नहीं कर पाते थे, जिसके कई कारण थे। क्या कारण थे? पहला कारण तो था कि जो किसान लोग थे बहुत गरीब थे, उनकी इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो उस टैक्स को जमा कर सकें। बहुत ज़्यादा दर पे टैक्स लगा दिया था। कई बार आपदाएं आ जाती थी, इस वजह से भी किसान जमींदार को टैक्स नहीं दे पाते थे। एक कारण क्या था, जो ये अभी आपको बताया जोतदार, वो भी किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करते थे कि वो टैक्स ना दें। उनका क्या पर्पस था ऐसा करने का? वो चाहते थे कि उनकी जो किसान टैक्स नहीं देंगे तो जमींदारों की जमींदारियाँ बिक जाएंगी और उसे वो खरीद लेंगे जोतदार, क्योंकि वो तो वहीं पे ही रहते थे, इसलिए वो इसीलिए वो किसानों को मना करते थे टैक्स देने के लिए। अब जब जमींदार के पास टैक्स आएगा ही नहीं तो वो आगे कैसे जमा करेगा? तो ऐसे में उसकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। देखिए, इसके मैंने आपको तरीके बताए थे। एक तो फर्जी बिक्री था। तो पहला तरीका क्या था? फर्जी बिक्री। ये नीलामी के समय अपनी जमींदारी की फर्जी बिक्री करते थे। इसके तहत वे अपने एजेंटों के माध्यम से दोबारा उनके नाम पर जमीन हासिल कर लेते थे। इस तरह अगले वर्ष भी भू राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता तथा उसके फलस्वरूप होने वाली नीलामी में फिर वह अपने एजेंटों को खड़ा कर देते। इस तरह फर्जी बिक्री की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष दोहराई जाती। ठीक है ना? आपको ये पूरा टॉपिक बताया गया था कि किस तरह से फर्जी बिक्री होती थी। जो जमींदार थे वो जब नीलामी का टाइम आता था तो अपने ही एजेंटों को खड़ा कर देते थे, वही उनकी ज़मीन को वे बोली लगाते थे और इस तरीके से जो ज़मीन थी जमींदार के पास ही रह जाती थी। सेकंड तरीका क्या था? औपनिवेशिक कानून के अनुसार स्त्री के नाम वाली संपत्ति को नीलाम नहीं किया जा सकता, इसलिए जमींदार अपना संपत्ति का कुछ भाग पत्नी या माता के नाम कर देते थे, जिससे उनकी जमींदारी नीलाम होने से बच जाती थी। बर्दवान का राजा इसी का उदाहरण है। दूसरा तरीका क्या था कि अगर संपत्ति पत्नी के नाम से, मतलब लेडीज़ के नाम से होती थी तो उसकी नीलामी नहीं होती थी। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते थे? घर की लेडीज़ के नाम से, घर की स्त्रियों के नाम से संपत्ति खरीदते थे। जैसे अपनी पत्नी के नाम से खरीद ली, माँ के नाम से खरीद ली, बहन के नाम से। तो इस तरीके से वो अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचा लेते थे। तीसरा तरीका था फर्जी बिक्री का दौर बार बार दोहराए जाने के कारण अंत में ऐसी नौबत आ जाती थी कि जमींदारी को बोली में खरीदने वाला कोई नहीं होता था, परंतु बहुत कम राजस्व पर वह जमींदारी वापस उसी जमींदार को दे दी जाती थी। बार बार किस तरह दोहराई जाती थी कि आपको लेसन में बताया था कि जमींदार जो है जब नीलामी करवाता था तो वो अपने ही खरीदारों को वहाँ पे खड़ा कर देता था, जो बहुत बहुत बोली लगा के ज़मीन को ख़रीद लेते थे, और जब पैसा देने का टाइम आता था तो वो पैसा देते नहीं थे। अब ऐसी ज़मीन का जब नीलामी हुई, जिसने ख़रीदी उसने पैसे नहीं दिया तो फिर उसकी दोबारा से बोली होती थी। दोबारा से यही होता था कि फिर से उसके एजेंट्स जो थे वो
बोली लगाते थे, सबसे ऊंची बोली लगा के ज़मीन को ख़रीद लेते थे और उसके बाद फिर पैसा नहीं देते थे। तो ये बार बार जब इसी तरीके से एक ज़मीन बिकने के लिए नीलामी होती रहती थी तो अल्टीमेटली लोग आना बंद कर देते थे और फिर जमींदार के आदमी ही कम पैसों पे उसको ख़रीद लेते थे। अच्छा, अगला पॉइंट आ जाता है ताकत के सहारे, लठैत। जमींदारों के पास अपने लठैत होते थे। अगर कोई बाहर का इंसान उनकी ज़मींदारी नीलामी के समय उनकी ज़मींदारी को ज़बरदस्ती ख़रीदने के लिए आ भी जाता था तो उसके लठैत जो थे उनकी अच्छी तरह पिटाई करते थे और इस तरीके से जो ज़मींदारी थी वो ज़मींदार के पास ही रह जाती थी। स्थानीय लोग प्राय जमींदार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते थे क्योंकि ये लोग संकट के समय इनकी कुछ ना कुछ सहायता अवश्य करते थे। इसलिए जब इनकी जमींदारी संकट में पड़ी तो इन लोगों ने बाहरी खरीदारों को अपने क्षेत्र में घुसने ही नहीं दिया। वह उनके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करते थे, इसलिए वह चाहकर भी इन जमींदारियों को नहीं खरीद सके। ठीक है, जो बाहर का इंसान था, गांव वाले क्योंकि वो जमींदार को से उनका एक संबंध बन जाता था तो इसलिए वो बाहर वाले को घुसने ही नहीं देते थे, उनके साथ सहयोग ही नहीं करते थे। इसलिए कोई भी बाहर का इंसान जो था जमींदारी को नहीं खरीद पाता था। 18वीं शताब्दी के अंत तक आर्थिक मंदी का दौर समाप्त हो गया। फसलों की अच्छी कीमत मिलने लगी। इससे जमींदारों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इसके साथ शासन ने भी राजस्व भुगतान के नियमों का कुछ लचीला बनाया। अब वह समय पर अपना राजस्व चुकाने लगे और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब देखा कि जमींदार अपने कर को नहीं जमा कर रहे हैं तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भी अपने नियमों को थोड़ा लचीला बना लिया। इसके अलावा फसल में भी सुधार हुआ, ज़्यादा पैसा आने लगा तो इससे भी उनकी स्थिति अच्छी है और इस तरीके से उन्होंने अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचा लिया। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि फर्जी बिक्री, ताकत का सहारा तथा लोगों के सहयोग के कारण जमींदार अपनी जमींदारियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण बनाने में सफल रहे। अच्छा, इसके बाद हमने पहाड़िया और संथाल लोगों के बारे में पढ़ा था। जो राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में लोग रहते थे वो पहाड़िया लोग कहलाते थे। वो खाना बदोश की सी ज़िंदगी जीते थे और खेती करते थे। जूम खेती में वो क्या होता है, फसल को एक साल में एक फसल हुई, फिर उस ज़मीन पे दूसरे साल में कोई फसल नहीं की, वो कहीं और चले गए, वहाँ पे उन्होंने खेती की। इसी तरीके से फिर अगली ज़मीन पे चले गए, फिर बाद में वो अपनी पहली ज़मीन पे वापस आ गए। इसको कहते हैं झूम खेती के। कुछ खेती करी और फिर कुछ टाइम के लिए उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया ताकि वो अपना उपजाऊपन वापस प्राप्त कर ले। तो इस तरह की खेती करते थे। पशु होते थे, उनके साथ घूमते रहते थे। रेशम वगैरह भी वो कीड़े वगैरह पालते थे। इस तरह के काम करके जो पहाड़िया लोग थे वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। वो कोई टैक्स नहीं देते थे सरकार को और इसीलिए जो सरकार थी उन्हें पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा वो क्या करते थे, जो बाहर से लोग उस रास्ते से जाते थे उनको लूट लेते थे या उन आसपास के गाँव से वो टैक्स इकट्ठा करते थे। टैक्स कुछ पैसा ले लेते थे ताकि अगर वो पैसा दे देंगे तो उनके इलाके से, उनके रास्ते से आराम से जा सकते थे। तो इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, कर चाहिए था और ये लोग जो थे कर नहीं देते थे। अच्छा, तो पहाड़िया लोग जो थे, जब कोई बाहर का इंसान आता था उनकी जगह पे तो उनको पसंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो उस ज़मीन को अपना मानते थे। कोई बाहर वाला आ जाए तो वो इसको पसंद नहीं करते थे और उस कोशिश करते थे कि वो चला जाए। तो पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के पास रहते थे तथा घुमक्कड़ जीवन पद्धति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग एक स्थान पर खेती करने के बाद अगले वर्ष दूसरे स्थान पर खेती करते थे। स्थायी कृषि का इनके लिए कोई महत्व नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इनके स्थान पर संथाल लोगों को बसाने का प्रयास किया क्योंकि वह स्थायी कृषि करते थे। इससे अंग्रेज़ों को राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी। संथाल लोगों का तथा पहाड़िया लोगों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहाड़िया लोगों को पसंद नहीं करती थी। वो कोई टैक्स नहीं देते थे और इस तरीके से बाहर वालों के ऊपर जो है हमला करते रहते थे।
तो संथाल लोग जो थे वो बाहर से आए थे, जो कि पैसा लेके खेती करते थे, जमींदारों के पास काम करते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने वहाँ पे जो राजमहल की पहाड़ी थी वहाँ पे संथालों को बसा दिया था। वो चाहते थे कि वो वहाँ पे बस जाएं ताकि एक स्थिर खेती हो सके। अब स्थिर खेती होगी, एक जगह रुक के वो खेती करेंगे तो टैक्स देंगे। अब पहाड़िया लोग तो घूमते रहते थे तो क्या टैक्स दें, इसीलिए उनके मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। अब जब संथाल लोग आ गए पहाड़िया लोगों की ज़मीन पे तो उनके बीच में इसीलिए संघर्ष हुआ। पहाड़िया लोगों ने पसंद नहीं किया, अब हमारे भी घर में कोई हमारी चीज़ें कोई आ जाएगा उस पर कब्जा करने तो हमें पसंद नहीं आएगा ना। इस संघर्ष के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। संथालों ने निचली पहाड़ियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके कारण पहाड़िया लोगों को पीछे हटना पड़ा। इससे उनकी आजीविका के लिए गहरा संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब जब संथाल लोग आए, जहाँ पे वो रहते थे उन्होंने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया, तो इससे उनकी आजीविका जो थी, जिससे वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, उस पर संकट आ गया। संथालों ने पहाड़िया लोगों की ज़मीन छीननी आरंभ कर दी। मजबूरन पहाड़िया लोगों ने अंग्रेज़ों की कोठियों, जमींदारों की कचहरियों तथा साहूकार के घर संपत्ति पर हमला कर दिया। तो संथाल लोग जो थे जब उनकी ज़मीनें छीनने लगी तो उन्होंने भी और लोगों की संपत्ति जो थी उस पर हमला किया। तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों को देखते हुए पहाड़ी लोगों की अपेक्षा संथालों का साथ दिया, क्योंकि वे स्थायी कृषि करते थे। इससे कृषि अंग्रेजों को भू राजस्व प्राप्त होता था। अंग्रेज किसका साथ देते थे? संथालों का। क्यों? क्योंकि वो स्थायी कृषि करते थे, और स्थायी कृषि करते थे तो अंग्रेजों को राजस्व प्राप्त होता था, पैसा प्राप्त होता था, तो इसीलिए वो हमेशा संथालों के ही साथ रहे। पहाड़ी लोगों पर संथाल तथा अंग्रेजों ने मिलकर जोरदार दमन चक्र चलाया। अपनी प्रक्रिया से पहाड़ी लोगों ने भी हमलावर नीति को अपनाया। ये जो थे अंग्रेज जो थे और संथाल थे, दोनों ही इनका दमन कर रहे थे पहाड़िया लोगों को। बदले में पहाड़ी लोग भी उनके ऊपर हमला करते थे, उनको लूटते थे। पहाड़ी लोगों ने विशेषकर उन लोगों या क्षेत्रों पर हमला बोला जहां पर स्थायी कृषि की जाती थी। उन्होंने अनाज के गोदामों को भी लूटना आरंभ कर दिया। अब पहाड़ी लोग क्या करते थे? जो संथाल लोग स्थायी कृषि करते थे उनके गोदामों पे हमला कर देते थे, उनको लूट लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्शाया। जो बाहर के लोग आए थे, बाहर के लोग कौन आए थे? या तो अंग्रेज आते थे या फिर संथाल आते थे। अंग्रेज तो बस देख दाख के चले जाते थे, थोड़ा सा पहले काफ़ी कोशिश की थी उन्हें वहाँ से हटाने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। तब उन्होंने संथालों को वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया। उन्हें एक ज़मीन दी जिसको दामिने कोह कहते थे। ठीक है, भूमि का टुकड़ा जो संथालों को दिया गया उसे क्या कहते थे? दामिने कोह, जो कि स्थिर खेती के लिए, स्थायी खेती के लिए उनको दिया गया था। अच्छा, अब अगला प्रश्न आ जाता है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संथाल जिन्हों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही भूमि दी थी, खुद ही बसाया था, उन्होंने भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विद्रोह किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे संथाल क्रांति कहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब ब्रिटिश लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही संथालों को बसाया, खुद ही उनको वहाँ पे बसने में सहायता की, ज़मीन दी, तो क्यों ये क्रांति हुई, उनका विरोध क्यों हुआ? देखो, संथालों ने अंग्रेज़ों की सहायता से राजमहल की पहाड़ियों में से पहाड़ी लोगों को हटा दिया। संथाल स्थायी कृषि में विश्वास रखते थे, इसलिए अंग्रेज़ों के लिए वो उपयोगी थे। संथाल लोग अब एक स्थान पर रहकर खेती करने लगे तथा बाजार के लिए कई प्रकार की वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करने लगे थे। परंतु इसी समय कुछ बातों को लेकर अंग्रेज़ों से उनका टकराव हो गया। इस टकराव या विद्रोह के कारण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहाड़ी लोगों को जंगलों से हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने सिर्फ संथालों का उपयोग किया था। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी लोगों को वहाँ से हटा दिया, वैसे ही अंग्रेज़ों ने संथालों से उनकी ज़मीनें छीननी आरंभ कर दी। इस कारण इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे बहुत ही
स्मार्ट थे, उन्होंने संथालों का सिर्फ प्रयोग किया था कि संथाल, क्योंकि वैसे अपने आप तो पहाड़ी लोगों से निपट नहीं पा रहे थे, उन्हें हटा नहीं पा रहे थे, इसलिए संथाल लोगों को भेजा। जब संथाल लोगों ने पहाड़ी लोगों को हटा दिया और वहाँ खेती करनी शुरू कर दी, तो अब अंग्रेज़ों ने उनकी भी ज़मीन को हड़पना शुरू कर दिया। 1850 के बाद संथालों की इच्छाएं आसमान को छूने लगी थी। मतलब वो 1850 के बाद जो संथाल थे उन वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे, उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। वह जब अपना अलग आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसमें सबसे बड़ी बाधा अंग्रेज सरकार ही थी, इसीलिए विद्रोह उनके पास एकमात्र रास्ता था। 1850 के बाद जो संथाल थे वो अपना शासन करना चाहते थे, वहाँ पे अपने ही रूल चलाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उनके रास्ते में आ रहे थे, इसीलिए भी उन्होंने विद्रोह किया। चौथा, ब्रिटिश शासन द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न तथा शोषण भी इस विद्रोह का मुख्य कारण था। पांचवा, कानूनी कार्यवाही में हमेशा सरकार संथालों की अपेक्षा अमीरों का पक्ष लेती थी, इस कारण वह झूठे मुकदमे भी जीत जाते थे। इससे संथालों का संयम जवाब दे गया। फलस्वरूप उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके अलावा जो जमींदार थे आसपास के, वो भी जो उनकी ज़मीन थी उस पर अपना अधिकार जमाने लग गए थे। ये सारी चीज़ें जो थी संथालों को पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि जो ज़मीन उन्हें मिली है वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।